मेरा नाम मनीषा है और हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे। लेकिन मुझे ख्वाब देखने का कीमत भरना पड़ा जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई अपना किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ 6 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने रहम नहीं किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ वो सब ना होता, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबी का राज था। हम 7 बहन भाई थे। पापा किसी की दुकान पर काम करते थे और मम्मी किसी के घर में काम करने जाया करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, तकरीबन 6-7 साल की, इसलिए मुझे बिल्कुल एक धुंधले ख्वाब की तरह अपनी जिंदगी याद है। मेरी बहनें मुझसे बड़ी थी और भाई छोटा था। घर में खाने पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक या आधी रोटी हमें मिलती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मर्तबा हमारे गांव में मेला लगा था जिसमें जाने की जिद हम बहन भाई कर रहे थे। पापा ने हमें सख्ती से मना किया, लेकिन हम नहीं माने और मम्मी के साथ मेले में चले गए, क्योंकि मम्मी का दिल हम सबको रोते देखकर पिघल गया था। न जाने वो कौन सा दिन था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन वही था जब मैं अपने मम्मी और बाकी 6 बहन भाइयों के साथ मेले में चली गई। लोगों का इतना भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीजें देखकर हमारा दिल ललचा रहा था, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि हम कोई चीज खरीद सकते या झूले ले पाते। मेरी बड़ी बहन ने मम्मी से कहा कि एक झूला तो दिला दो और हमें जलेबियाँ खानी है। तो मम्मी कहने लगी कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, न तो मैं झूला दिला सकती हूँ और न किसी को जलेबी लाकर दे सकती हूँ, इसलिए चुपचाप मेले की रौनक देखो और कुछ देर बाद वापस चलते हैं। लेकिन अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। मम्मी हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर मम्मी ने अचानक कहा कि चलो जल्दी घर चलो, वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे। यह कहकर मम्मी सारे बहन भाइयों को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी सी थी। अचानक मेरा पैर किसी चीज में अटक गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी मेरे लिए रुका नहीं। मैं मम्मी को आवाजें देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज कहीं खो गई। मम्मी और मेरी बहन भाई मेरी नजरों से ओझल हो गईं और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लग गई। मैंने मम्मी को बहुत आवाजें दी और उन्हें इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे न तो मम्मी कहीं नजर आई, ना ही मेरी कोई बहन या भाई। मैं वहीं खड़ी बुरी तरह रो रही थी कि थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आ गई और पूछने लगी कि यहाँ खड़ी रो क्यों रही हो। मैंने कहा कि मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ खो गई है। तो वो औरत कहने लगी कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलती हूँ। मैंने यह बात सुनी तो रोना बंद करके उसके साथ चल पड़ी। वो औरत मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध का गिलास भी। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने खाना खाने के बाद दूध पिया और फिर वहीं लेटकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाया और कहने लगी कि यह कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। नए कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। इसके बाद उस औरत से कहा कि आंटी चलो मुझे मम्मी के पास छोड़ आओ। तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए जब तक तुम्हारी मम्मी की कोई खबर नहीं मिलती तुम मेरे पास ही रह लो। मैं यह सुनकर खामोश हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। जब तुम्हारी मम्मी मिल जाएंगी तो फिर तुम उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह मैं आंटी के पास रहने लगी। मुझे वहाँ पर कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन एक और अंकल आंटी वहाँ पर आ गए और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि हम आपकी मम्मी से मिले थे, मगर आपकी मम्मी ने आपको रखने से इनकार कर दिया है। वह कहती है कि मेरे पास बहुत ही बच्चे हैं, मैं मनीषा का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए अब आप हमारे साथ रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई।
उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे, मैं अकेली थी, इसलिए मुझे पेट भर के खाने को रोटी मिलती थी। पहले पहल तो मुझे मम्मी पापा और अपने बहन भाइयों की बहुत ज्यादा याद आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको भूलने लग गई और नए माँ बाप के पास ही मेरा दिल लग गया। मेरे नए पापा शहर से माल लाकर गांव की दुकानों पर सप्लाई करते थे और मम्मी घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थी। गांव की बहुत सारी औरतें वो कपड़े लेने के लिए हमारे घर आती थी। मम्मी ने उनको बताया कि मनीषा हमारी बेटी है, हमने इसको एक अनाथालय से गोद लिया है। यह सुनकर सब औरतें मम्मी की तारीफ करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी अनाथालय से नहीं लिया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी मम्मी याद आ जाती, जिसने मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं उनसे नफरत करने लगी थी। मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हाई स्कूल तक बना हुआ था। मैं भी वहीं पर पढ़ने लग गई। मम्मी सारा दिन घर के कामों और कपड़े बेचने में लगी रहती। पापा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे ये लोग क्यों अपने साथ अपने घर ले आए थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि इनकी शादी को 15 साल गुजर गए थे। इसके बावजूद उनकी यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए यह मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए। लेकिन मुझे जिस आंटी ने उनके घर पहुंचाया था, उनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था कि वह कौन है, क्योंकि वह कभी यहाँ आई ही नहीं थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपने काम की वजह से मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर के कामों में लगी रहने लग गई। पापा गुस्से के बहुत सख्त थे और मम्मी को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ती थी। हाँ, मगर पापा का सारा गुस्सा मम्मी मुझ पर निकालती थी। वो मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर जलाती थी। मैं ये सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर यह मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? शायद अपनी तन्हाई दूर करने के लिए, ये शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने हाई स्कूल पास कर लिया था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मैंने पापा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शहर भेज दें। लेकिन पापा कहने लगे कि हमारे घरों में बेटियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और मम्मी पापा से कम बात करने लगी। जब कुछ दिन पापा ने महसूस किया कि मैं वाकई आगे पढ़ने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ, और इस बात पर मुझ पर यह असर हुआ था कि मेरी सेहत खराब होने लगी थी, क्योंकि मैंने खाना पीना भी कम कर दिया था और किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो पापा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका यकीन नहीं तोड़ूंगी। मैंने पापा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उस आंटी के पास भेज दिया, जिसके पास से वह मुझे अपने घर लेकर गए थे। आंटी अब पहले से बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो अकेली रहती थी। उनके कामकाज करने के लिए नौकरानी घर में मौजूद थी, जो 24 घंटे उन्हीं के पास रहती थी। वहाँ रहने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और जिन बे औलाद शादीशुदा जोड़ों को औलाद की जरूरत होती है, उन्हें कहीं न कहीं से बंदोबस्त करके देती हैं। उन्होंने घर में ही एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी आपकी मदद करवा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में भी तेज थी। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं उनका काफी काम देखने लगी। कॉलेज से वापस आकर मैं उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और फिर मैं कमरे में चली जाती थी। यही मेरी रूटीन थी। इसी में 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैं अपने घर में 3-4 मर्तबा ही गई थी, क्योंकि पापा हर 2-3 हफ्तों बाद शहर का चक्कर लगाते तो मुझसे मिलने आ जाया करते थे। वो हर महीने कुछ पैसे भी मुझे देते थे, लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लग गई थी, इसलिए मैंने पापा से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो, ये पैसे तुम्हारी शादी में काम आएंगे, मैं बैंक में डाल दूंगा। मैं पापा की बात पर खामोश हो गई। मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोट्स के सिलसिले में उससे बातचीत होने लगी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल गई।
हम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, इसलिए रोज का साथ था। और फिर ये साथ और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उसका नाम अभिषेक था। अभिषेक का ताल्लुक एक अमीर घर से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। अभिषेक कहने लगा कि मेरे मम्मी पापा पुरानी सोच के नहीं हैं, बल्कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की हो। अभिषेक की बातों से मुझे कुछ तसल्ली हुई, मगर फिर भी दिल में अजीब से कसमकस आते रहते थे। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल मसला मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगा। मैं अक्सर रात को भी अभिषेक से फोन पर बातें करती थी, इसलिए आंटी को मुझ पर शक हो गया। एक दिन मुझसे पूछने लगी कि रात के वक्त किससे बात करती हो, क्या कोई लड़का है जिससे तुम्हारी दोस्ती हुई है? तो मैंने आंटी से कहा कि मेरा क्लास फेलो है और बहुत अच्छा लड़का है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो वो लोग शायद तुम्हें इन बातों की इजाजत न दें। मैंने आंटी से कहा कि अभिषेक मुझसे शादी करना चाहता है, तो आंटी ने कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा वो तुम्हारे भी सामने आ ही जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए 2 साल होने वाले थे और कुछ ही दिन में मेरे इंटर के पेपर भी थे, इसलिए मैंने ये सब बातें सोचना छोड़ दी और अपने पेपर्स की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर जब घर आई तो आंटी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी से कह रही थी कि मनीषा को जिस गांव के मेले से मैं लेकर आई थी, उस गांव में मेरी एक कजिन भी रहती है जो मनीषा के असल माँ बाप को जानती है। यह सुनकर मैं वहीं छुपकर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेंगी। लेकिन जो मैंने सुना वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंटी फोन पर किसी से कह रही थी कि मनीषा को मैंने आगे अपने जानने वाले बे औलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी, जबकि वो जवान हो चुकी है और अब मेरे पास काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि उसकी कहीं ऐसी जगह शादी कर दूं जहाँ से मुझे भी फायदा मिल सके। यह सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे देखकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैं हैरान थी और उनकी तरफ खामोशी से देखे जा रही थी। तो ओ कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात सुन ली है तो यह भी सुन लो, जो मैं कह रही थी वो सब सच है। तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे जो रकम तय की थी उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है। अब तुम बताओ कि मुझे वो रकम मिल जाएगी या मैं खुद किसी तरह से वसूल कर लूं। यह सुनकर मैं वहीं गिर गई और मैं उनके आगे हाथ जोड़ दी कि भगवान के लिए अब मेरे साथ कुछ ऐसा ना करना, मैं सारा पैसा आपको दे दूंगी। फिर दूसरे दिन पापा मुझे लेने वहां आए तो मैंने आंटी के सामने पापा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा था, जो अब तक उनको नहीं दिए। पापा यह सुनकर हैरान हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मुझे यह सब कैसे पता चला, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। पापा ने आंटी से कहा कि मैं आपको सारे पैसे दे चुका था, अब आप किन पैसों की बात कर रही हैं और ये सब बातें मनीषा के सामने करने की क्या जरूरत थी। तो आंटी कहने लगी कि जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे तब तो उस वक्त ये छोटी सी थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये इतनी खूबसूरत होगी और इसकी शादी मैं अब कराऊं कहीं भी तो मुझे बड़ा फायदा हो सकता है। पापा कहने लगे वह मेरी बेटी है और हम जहाँ चाहेंगे इसको ब्याह देंगे और अब यह आपके पास नहीं रहेगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर पापा को अभिषेक के बारे में सब बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिलाकर बैठी है। पापा यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और मुझे फौरन लेकर गांव चले आए। गांव जाकर मम्मी को सब बताया तो मम्मी मुझे मारने लग गई और पापा से कहने लगी कि मैंने कहा था ना, किसी का खून कभी भी अपना नहीं बनता, और देख लो ये लड़की अब हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। पापा कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं 1 हफ्ते के अंदर ही इसका शादी कर दूंगा। यह कहकर पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि सारी जिंदगी मैं अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और यह सोचती रही कि मेरी माँ जानबूझकर मुझे छोड़ गई थी, लेकिन हकीकत तो यह थी कि वो बेचारे आज तक मेरे लिए तरसते होंगे। आंटी ने मुझे मेले से अगवा किया था और फिर पैसे लेकर उनको बेच दिया, जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। इससे अच्छा होता कि ये लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरे माँ बाप कौन थे, यही बात सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और पापा ने न जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया और पापा ने जो कहा था उसके मुताबिक 1 हफ्ते बाद मेरी शादी संतोष से कर दी। संतोष का ताल्लुक एक बहुत गरीब घर से था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पापा का देहांत हो चुका था
और उसकी माँ मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। संतोष उम्र में भी मुझसे डबल था। दिखने में काला और गंजा होने की वजह से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं मम्मी पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी थी। अगर मैं उनकी अपनी बेटी होती तो कभी भी मेरे साथ ऐसा न करते। उन्होंने तो जाने मुझसे कौन सा बदला लिया था जो मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरी सास बिल्कुल रूढ़िवादी औरत थी। हर वक्त उसके मुंह से कुछ न कुछ ऐसा निकलता रहता जो मेरा दिमाग खराब कर देता था। कभी वो मुझे बददिमाग और बदतमीज होने के ताने देती तो कभी मेरे किए गए हर काम में कमी निकालकर मुझे जलील करती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस वजह से वो मेरे साथ और भी बुरा व्यवहार करती। अपनी माँ की तरह संतोष भी बदमिजाज और जाहिल आदमी था। शादी के शुरू शुरू में मैंने समझौता करने की कोशिश की। अगर शाम को तैयार हो जाती तो वह शक करने लग जाता और कहता कि किसी और से मिलने जा रही हो जो इतना तैयार होकर घर में फिर रही हो। शरीफ औरतें के ये लक्षण नहीं होते। उसकी यह बकवास सुनकर मेरा दिल और भी उससे खराब होने लगा। फिर मैं तो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती थी। मैंने उससे बातचीत करना भी बंद कर दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने उसे भड़काया तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैंने भी उसका बिल्कुल लिहाज नहीं किया और करीब पड़ा डंडा उठाकर उसे दे मारा और जाकर कमरे में बंद हो गई। उस दिन के बाद से मेरी सास ने बोलना कम कर दिया क्योंकि वह डर गई थी। उसे लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और संतोष भी अपनी माँ को देखकर ठंडा पड़ गया। लेकिन मैंने अपने आप को कमरे तक सीमित कर लिया। मैं सिर्फ उसी वक्त कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे से निकलती ही नहीं थी। ना मैं उन लोगों से बात करती थी। एक दिन मैंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया और मुझे जल्दी मौका मिल गया क्योंकि मेरी सास के रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी। मैं तबीयत का बहाना करके घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए तो पीछे से मैंने अपना बैग तैयार करके घर से निकलने में कामयाब हो गई। मैं इसी शहर में चली गई जहाँ पर पढ़ती थी। वो शहर और वहाँ के रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मैं सीधे अपने दोस्त के पास चली गई। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और उसने कहा कि वह जॉब ढूंढने में मेरी मदद करेगी। मैं एक हफ्ता उसके घर रही। फिर उसके पापा ने अपने जानने वाले से कहकर मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करवा दी। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो जॉब मुझे आसानी से मिल गई। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैंने एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस संतोष के घर भिजवा दिया क्योंकि मैं जानती थी संतोष जैसा बुज़दिल और निकम्मा इंसान आराम से मुझे छोड़ देगा। मुझे जॉब करते हुए जब 1 महीना पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। दरअसल वो मेरे काम से बहुत खुश थे। लेकिन जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी वो उस वक्त शहर से बाहर गए हुए थे। इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात अब तक नहीं हुई थी। मेरे साथ काम करने वाले बता रहे थे कि यह कंपनी बिल्कुल नई है और एक यंग लड़का इसका ओनर है जो बहुत मेहनती और अच्छे दिल का है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले ही फैन हो गई क्योंकि मुझे यह भी पता चला था कि मेरे बॉस का ताल्लुक एक गरीब घर से था और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है। और फिर उस दिन मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने बॉस से पहली मर्तबा मिल रही थी। जब मैं उनके केबिन में गई तो वाकई हैरान रह गई क्योंकि वो बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई कि हमारी नौजवान नस्ल अब भी अपने फ्यूचर को लेकर इस कदर संजीदा है। बॉस से मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी भी बढ़ा दिया। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल आ गई तो मेरे नाम से आए हुए तलाक के कागजात मुझे मिल गए। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि संतोष जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आज़ाद थी और अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने ना तो अपने माँ बाप से कोई बातचीत किया और ना ही उस आंटी से क्योंकि मैं जानती थी वो सब लोग ही मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। इस वजह से अब मैं बस अपने पैरों पर खड़े होकर अपने लिए कोई बेहतर फैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने दोबारा मुझे ऑफिस में बुलाया और कुछ नए काम मेरे हवाले किए। मैंने अपना बेस्ट देते हुए वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिए तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच की ऑफ़र की। मैं कुछ हिचकिचा रही थी लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ ले। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने दोनों भाइयों की याद आ गई जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। इस दौरान उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने उन्हें अपने बारे में कुछ कुछ बताया लेकिन वह कहने लगी कि पता नहीं क्यों
आपसे मुझे अपनापन महसूस होती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको दीदी कहकर पुकार सकता हूँ। मैंने खुशी से उनको इजाज़त दे दी और उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर भी लिया और कहने लगे कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कॉल कर लेना। इस दिन के बाद कभी कभी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो जाती थी। और फिर एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं ऑफिस नहीं गई तो मुझे उनकी कॉल आई और वह कहने लगी कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर कार में बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने पहले तो उनको इनकार किया मगर वो नहीं माने। फिर मैं चादर लेकर बाहर निकली तो वाकई वह कार में मौजूद थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कार में बैठ गई। मुझे एक प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन बताया और दवाइयाँ लिख कर दे दी। वापसी पर उन्होंने मुझे खाने की पेशकश की। खाना खाने के दौरान बातों बातों में उन्होंने मुझसे अपनी फैमिली का जिक्र किया। वो बता रहे थे कि उनका ताल्लुक एक गांव से है और वो 7 बहन भाई हैं। उनके मम्मी पापा का देहांत हो चुका है, बहनों की शादियां हो गई हैं और बड़े भाई भी शादीशुदा हैं, इसलिए वो शहर में अकेले ही रहते हैं, लेकिन अपनी बहन और भाई से मिलने उनके घर जाते रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई और उनसे पूछने लगी कि आपकी कितनी बहनें हैं। उन्होंने कहा कि मेरी 5 बहनें हैं मगर मैं सिर्फ 4 से मिलता हूँ क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। यह सुनकर मैं उठ खड़ी हो गई और मैंने उनको नाम लेकर पुकारा। दरअसल मेरे बॉस का नाम तो सत्येंद्र था, लेकिन मुझे मेरा छोटा भाई सनी याद आ गया जिसका नाम सत्येंद्र था और हम उसे सनी सनी कहकर पुकारते थे। जब मैंने बॉस को सनी कहा वो भी उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आप मेरी मनीषा दीदी हो। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बस रोए जा रही थी और अपने भाई से गले मिलकर सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और फिर सीधा अपने घर ले गए। उसने बताया कि जब तुम खो गई थी तो मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली, मगर वह जब तक जिंदा रहे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए ही दुनिया से चले गए। मैंने सनी से बड़ी बहन और भाई का पूछा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उसने मुझे सबका बताया और फिर कहने लगा कि इस वीकेंड को मैं उनके पास तुम्हें ले चलूंगा। वो सब इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी दीदी हैं जो गांव में रहती हैं। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने को और यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा भाई मिल गया। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। वह सुनकर बड़ा अफसोस कर रहा था, लेकिन फिर उसने भी भगवान का धन्यवाद किया कि मैं उसे मिल गई थी। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया और कहने लगा कि अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। सनी ने बड़े भाई को फोन करके सारी बात बता दी और कहा कि सारी बहनों को भी अपने घर खाने पर बुला लें। और फिर वीकेंड पर वह मुझे लेकर भाई के घर गया जहाँ पर मेरी सारी बहनें भी मौजूद थीं। सब एक दूसरे से मिलकर रोते रहे और फिर बड़ी देर तक बातें करते रहे। वो रात हम बड़े भाई के घर ही रुके। भाभी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मैं बड़े प्यार से ट्रीट किया। उसके बाद बड़ी दीदी और बड़े भाई ने मिलकर मेरी शादी एक अच्छे घर में कर दिया और फिर हम सब ने मिलजुल कर सनी की शादी की। वो शादी मेरी जिंदगी की यादगार लम्हे थी जिसमें मेरे अपने मेरे साथ थे और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी सबसे मिल रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।